हेलो एवरीवन। तो आज जब ज़ूऑन वापस अपने कमरे में आती है तो मम्मी आगे बैठी उसी का ही वेट कर रही थी और उससे कहने लगती हैं कि अपने टारगेट को ना भूलना। तुमने शीशियाओं को आर्ट से दूर करना है और फाइनेंस पढ़ने का मशवरा देना है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि इतने में ऊपर से शीशियाओ आ जाता है और मम्मी ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे बस उसका हाल चाल पूछने के लिए आई थी। अब जब मम्मी चली गई थी तो शीशियाओ यहाँ ज़ूऑन को एक गिफ्ट देता है। वो उसे वही पेंटिंग दे देता है जो उसने आज ज़ूऑन की ड्रॉ की थी और ये ज़ूऑन को बहुत प्यारी थी। वो कहने लगती है क्या ये प्रोफेसर को नहीं दिखाओगे। वो कहता है उनके लिए मैंने एक अलग से पोर्टफोलियो रेडी किया हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब शीशियाओं के जाते ही मम्मी वहां पर आ जाती है। फिर से उसे इंस्ट्रक्शंस देने वाली थी कि इतने में यहाँ ज़ूऑन ने वो पेंटिंग छुपाई हुई थी वो मम्मी के हाथ लग जाती है। वो कहने लगती है अच्छा तो ये सारी बात है, तुम मेरी पीठ पीछे शीशिया को इंस्पिरेशन दिला रही हो, वो तुम्हारी पेंटिंग्स बना रहा है और 1 मिनट से पहले ही वो इतनी प्यारी सी पेंटिंग को बेदर्दी से फाड़ देती है। वो बहुत क्रूल थी। अब ज़ूऑन बहुत अपसेट थी, लेकिन क्या करती, जिंदगी तो गुजारनी ही पड़ती है। और आज के दिन शीशिया और उसके फ्रेंड्स इकट्ठे बारबेक्यू भी बना रहे थे और वही अंकल वाली वर्कशॉप पर थे जो कि गुमंग के अंकल की शॉप थी। यहाँ पर शीशियाओ ज़ूऑन के लिए जूस लाता है और अपने लिए एक ड्रिंक, लेकिन वो भी अल्कोहल टेस्ट करना चाहती थी। वो बोलता है नहीं, बेशक तुम 18 की तो हो चुकी हो लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम्हारे लिए सूटेबल है। पर बाद में वो चोरी चोरी ये पी लेती है और बस क्या होना था, थोड़ी ही देर में उसे चढ़ जाती है और वो उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट कर देती है। और इसके साथ ही शीशियाओ सबसे पूछ रहा था कि किसने इसको ड्रिंक पिलाई है। चोरी चोरी तो अंकल ने दी थी, लेकिन वो मुकर जाते हैं। उधर घर पर हमें दिखाते हैं कि मम्मी ने आज शीशियाओ के कमरे से आती हुई लॉन्ड्री देख ली थी और पता चला था कि आजकल वो बहुत पेंट कर रहा है। वो सोचती है क्यों ना उसके कमरे का विजिट किया जाए। चोरी चोरी घुस जाती हैं और जाकर देखती है तो उसने पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी किया हुआ था। उनके फेस पर एक विशियस सी स्माइल आती है और इसके साथ ही वो उसके सारे वर्क को रिप्लेस कर देती हैं। जबकि उधर ज़ूऑन को जब इतनी चढ़ गई थी तो शीशिया उसकी हेल्प भी कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम्हें पीने की क्या जरूरत है, तुम्हें कौन से ऐसे काम है जो तुम भुला रही हो। वो कहने लगती है कि हर्ट तो मैं जरूर हूँ क्योंकि मैं एक बुरी इंसान नहीं बनना चाहती, लेकिन अब बनती जा रही हूँ। वो यहाँ पर ढकी छुपी कुछ मन की बातें उसके सामने कर जाती है। उससे कह रही थी कि पता है मैं तुम्हारे साथ इतनी स्वीट क्यों होती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक गिल्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करके, तुम्हारे साथ अच्छे से बात करके मैं अपने उस गिल्ट को कवर कर रही हूँ। शीशियाओ कहता है हर इंसान में कोई बुरा शख्स छुपा होता है और मैं भी इतना अच्छा नहीं। लेकिन वो कहती है नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और बस इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो तो ड्रंक होकर उसे आई लाइक यू बोले जा रही थी और शीशियाओ खुश हो रहा था। हम उसे कैरी करके घर लेकर जाता है और उसके बेड में उसे लिटाता है और बहुत प्यार से काफी देर तक उसे देखता रहता है। अब नेक्स्ट डे मम्मी ने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई थी, वो बहुत खुश नजर आ रही थी और यहीं पर ही वो ज़ूऑन से पूछने लगती है कि बताओ ना, मेरी वेडिंग सेरेमनी में कौन से फूलों की सजावट करूं, कौन से ज्यादा सूट करेंगे। और बस इसी बात से उसे समझ आ जाती है कि ये जो मम्मी वेडिंग की तैयारियां कर रही हैं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और थोड़ी ही देर पहले शीशियाओ आज अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोफेसर के पास जा रहा था तो उसे तुरंत ही समझ आ जाती है। वो भागती हुई जाती है शीशियाओ के कमरे में, देखने लगती है कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर इतने में उसे ख्याल आता है कि आप बहुत तेज हैं। मुझे समझ आ गई है कि आपने उसके कमरे से कुछ उठाकर मेरे पास छुपा दिया है ताकि मेरे पर ब्लेम डाल सके। और फिर ऐसा ही होता है, उसका रेडी किया हुआ इतना अच्छा सा पोर्टफोलियो ज़ूऑन की अलमारी में छुपा पड़ा था। वो ये उठाकर तेजी से उसके पीछे जा रही थी ताकि प्रोफेसर कहीं उसे रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन मम्मी उसे रोकती हैं। अब की दफा ज़ूऑन एकदम गुस्से में आ चुकी थी। वो कहने लगती है बस बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा और नहीं गिर सकती। अगर आपने शीशियाओं को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी, फिर चाहे जो होता है होगा, हम दोनों इकट्ठे गिरेंगे, भाड़ में जाएंगे हम दोनों। और अब वो तेजी से भागती हुई उसी तरफ जा रही थी जहां वो लास्ट टाइम भी एक पोर्टफोलियो लेकर गई थी, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक जैम थी। तो अब वो टैक्सी छोड़ती है और खुद भागती हुई आगे को जाने लगती है। साथ ही साथ उसे याद आ रहा था कि जाते हुए उसने मम्मी से कह दिया था कि मुझे आपसे कोई डील नहीं करनी, हमारी डील अभी से ही खत्म हो चुकी। अब वो प्रोफेसर को जाते ही शीशियाओं का सारा वर्क दिखाती है। प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम भागती हुई आई हो, क्या सब ठीक ठाक है। और यहाँ पर वो पोर्टफोलियो अभी तक प्रोफेसर ने खोला ही नहीं था जो उसकी मम्मी ने रिप्लेस किया था, तो वो छुपके चुरा लेती है
और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने अभी तक कुछ खोला ही नहीं था और शी शियाओ को लाइव टाइम में कुछ पेंट करने को बोला था ताकि वो टाइपिंग के साथ साथ उसकी स्किल्स को मॉनिटर कर सके। अब वो शी शियाओ के पास आते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारा ये काम मुझे लगता है जल्दी में हुआ है, लेकिन तुम्हारा बाकी का काम मैंने देखा है, मुझे काफी पसंद आया है। और प्रोफेसर उसे अब रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। वो कहने लगते हैं कि एक लड़की आई थी, तुम्हारा पोर्टफोलियो भी दे कर गई है। और बस उस लड़की का सुनते ही शी शियाओ को समझ आ जाती है कि ये जू वॉन ही होगी। अब वो घर पहुंचता है और यहाँ पर जैसे ही वो जू वॉन के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे वही फटी हुई पेंटिंग मिलती है जो उसने इतने दिल से उसे गिफ्ट की थी। वो हार्ट ब्रोकन सा होता है और उसे अपने कमरे में ले आता है। अभी तो वो इसी पर ही परेशान बैठा हुआ था कि इतने में चीलान आंटी उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैंने सारा पता करा लिया है। गुयान की पहले शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी है और वो बेटी तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ती है। थिंग्स क्लियर हो रही है ना? ये दोनों गॉड मदर डॉटर नहीं बल्कि रियल की मदर डॉटर हैं। पता नहीं गॉड नोज कि ये माँ बेटी कौन सी चालें चल रही हैं। एक तुम्हारे करीब हो रही है और एक तो ऑफ कोर्स मेरे भाई के करीब हो ही चुकी है। ये सुनते ही शी शियाओ हैरान और परेशान हो जाता है। उसे बहुत सारी चीजें बॉदर कर रही थी, लेकिन उसे एक चीज जरूर क्लियर थी और वो ये थी कि जू वॉन इस तरह की लड़की नहीं है। उधर जू वॉन ने अब मम्मी से पैसे ना लेने का फैसला किया था तो कहीं तो उसे जाना था, तो वो ऐसा करती है कि लोन लेने के लिए चली जाती है। वो तो 2 लाख लेना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर लोन वाले मिस्टर कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें 1 लाख ही दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास गारंटी देने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी बात पर वो उन्हें याद दिलाती है कि जब मेरे डैड जिंदा थे तो याद है आपको उन पर इतना भरोसा था कि आपने पुराने फैक्ट्री वाले घर में हमें इतने अरसे रहने दिया था। और जब वो उसकी दादी के और उसकी डैड के नाम सुनता है तो फिर कहने लगता है ठीक है, उन पर मुझे भरोसा और मैं तुम्हें कर्जा दे सकता हूँ। अब इसके बाद जू वॉन शी शियाओ वाले घर जाती, अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकल ही रही थी चोरी छुपे कि इतने में शी शियाओ से पकड़ लेता है। पूछता है क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्या लेकर भाग रही हो? तो जवाब में वो इतनी बौखला जाती है कि डबल बातें कर जाती। एक तरफ कहती है कि दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है तो दूसरी तरफ कहती है कि दादी घर आ रही हैं। शी शियाओ उसके झूठ को पकड़ लेता है तो वो तुरंत ही मान जाती है और कहने लगती मैं बस और यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन शी शियाओ को बहुत सी चीजें बॉदर कर रही थी तो वो जू वॉन के पीछे पीछे जाता है, पर वो उसे अवॉइड कर रही थी और एक दफा वो उसे पकड़ ही लेता है उस समय कि जब लू ही उसके पास आया हुआ था और उससे पैसे मांग रहा था। अब वो शी शियाओ को यही कह देती है कि यहाँ पर आया है हमसे रेंट लेने के लिए, और बस ये कहती हुई वो वहां से निकल जाती है। लेकिन यहाँ शी शियाओ लू ही से पूछने लगता है कि आखिर कोई तो बात है जो छुपाई जा रही है, तुम इसके पीछे क्यों आए हो, कौन से पैसे लेना चाहते हो? लेकिन लू ही उससे कह देता है कैसे थोड़ी बताऊंगा, तुम मुझे कुछ पैसे दो, रिश्वत दो और जान लो इसका राज। लेकिन शी शियाओ उससे कहने लगता है कि इस तरह से नहीं, क्यों ना हम दोनों कोई बेट लगाएं और बेट के बाद अगर तुम जीत गए तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे सारी हकीकत बताओगे। अब लू ही ने बेट में उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच अरेंज कर लिया था। अब शी शियाओ अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गया था और लू ही अपने गुंडों के साथ वहां खड़ा हुआ था। अब यही बात जू वॉन को भी पता चल जाती है, वो भी तुरंत आती है उसी एरिया में देखने के लिए। लेकिन पता चलता है आगे जाकर कि लू ही ने तो रेफरी भी अपनी साइड पर कर लिया है। उसके साथ ही गुंडे चीटिंग कर रहे थे, शी शियाओ और उसके फ्रेंड्स को धक्के दे रहे थे, पर रेफरी देखता भी नहीं था। पर फिर शी शियाओ को समझ आ गई कि चाहे जैसे भी है इसी तरह से चीटिंग का सामना करके भी मैं इसे हरा के ही रहूंगा। और इतने में मैच हाफ ब्रेक पर आ जाता है और उसके बाद जब यहाँ पर जू वॉन खड़ी हुई थी तो लू ही उसके पास आता और उसे बहुत ही गिरी हुई बात कह देता है। कहता है कि शी शियाओ, इसे तुमने कैसे अपना दीवाना बना लिया है? सुंदर तो तुम दिखती हो, पर कौन से ट्रिक्स यूज किए हैं मुझे भी बताओ ना। अब इस बात पर जू वॉन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही भरी है और तुम वही सोच सकते हो। और उसे ये भी कह रही थी कि तुम उससे जितना भी मैच खेल लो, चीटिंग करके जीत भी जाओ, लेकिन तुम उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। बस इसी बात पर लूही को गुस्सा आ जाता है। उसे एक जोरदार धक्का देता है और उसके बाद ठोकर मारने लगता है। उसके बाद वो तो वहां से चला गया था, पर बेचारी जू वॉन को काफी चोट लग गई थी। अब मैच दोबारा से स्टार्ट होता है और अब की दफा शी शियाओ ने इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि वो लोग चीटिंग करते हुए भी उनको हरा नहीं सक रहे थे। शी शियाओ और उसकी टीम एकदम बराबर पर पहुंच जाते हैं और फिर आखिरी मोमेंट्स में शी शियाओ एक ऐसा गोल करता है कि जिसके बाद वो लूही से जीत गया था। और वाकई लूही जो भी कर ले उसके बराबर कभी नहीं हो सकता था।
जुआन ने उसकी विक्ट्री देख ली थी और वो बहुत खुश हुई थी। उसके बाद चोरी छुपे वहां से जाने ही वाली थी कि इतने में शीशिया उसे जाते हुए देख लेता है। अब वो तो उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसे दिखाना नहीं चाहती थी कि मुझे चोट लगी हुई है, लेकिन इन दी एंड वो नोटिस कर ही लेता है कि उसके फॉरहेड पर भी चोट है और वो लड़खड़ा कर भी चल रही है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया। वो बोलती है कि मैं गिर गई थी, पैर पर चोट लग गई थी ना। वो कहता है झूठ ना बोलो, सच सच बता दो। और वो जैसे ही लूही का नाम लेती है तो बस उसके बाद शीशिया का गुस्सा देखने वाला था। वो पहुंच जाता है और लूही से बहुत फाइट करता है और इन दी एंड वो दोनों ही थोड़े बहुत जख्मी हो गए थे और साथ में पुलिस भी बुला ली गई थी। वहां पर बैठे बैठे दोबारा से शीशिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब की बार उसे जुआन लड़ाई करने से रोक लेती है। और फिर उसके बाद वो लोग जैसे ही वहां से वापस जा रहे थे तो शीशिया कहता है क्यों ना खाना भी खाते जाएं। और फिर उसके बाद वो लोग उसी नूडल्स वाले रेस्टोरेंट पर पहुंच गए थे। अंकल को देखकर लग रहा था कि इन दोनों लव बर्ड्स में कोई लड़ाई हो गई है। वो आकर पूछने लगते हैं तो शीशिया गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है। जुआन का तो दिल ही टूट गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखती है तो वो मुड़कर वापस आया था। वो सिर्फ उसके लिए मेडिसिन लेने बाहर गया था। उसे एक बैंडेज देता है जो अपने फॉरहेड पर लगाती है और फिर उसके बाद कहता है मुझे अपना पैर दिखाओ जिस पर चोट लगी है। अब उसके पैर पर मेडिसिन भी लगाता है और उससे कहता है कि मुझसे झूठ ना बोला करो प्लीज। इस पर जुआन उससे कहती है कि मुझे भी तुमसे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी। अब शीशिया उससे कहता है ओके, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी में कुछ ऐसा दोबारा से आ जाए कि लूही तुम्हें तंग करे तो कोई सीक्रेट ना रखना मुझसे, तुरंत ही बताना, मैं उसका मुंह तोड़ कर आऊंगा। और फिर वो उसे यहाँ पर छोड़ कर नहीं जा रहा था, बल्कि वो उसे पिगी बैग कैरी करता है और अपने साथ लेकर जा रहा था। अब वो उसके अपार्टमेंट्स तक पहुंच गया था। वो कहती है मुझे यहीं छोड़ दो, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर के फ्लोर्स तक उसे लेकर जाता है, एग्जैक्ट उसके घर के सामने। जुआन दरवाजा खोलकर अंदर जा रही थी। इतने में उसे अंदाजा हो जाता है कि घर पर और कोई नहीं, इसने झूठ बोला था फिर से। वो कहता है तुमने तो कहा था दादी घर आ गई हैं। वो बोलती है झूठ बोला था मैंने। शीशिया हर्ट तो बहुत होता है, सोचता है ये मुझसे बार बार झूठ क्यों बोलती है, और फिर उसके बाद चला जाता है। जुआन को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो क्या करती बेचारी, उसकी जिंदगी भी मजबूरियों से भरी हुई थी। अब शीशिया घर आता है, उसने वही पेंटिंग दोबारा से जोड़ ली थी। उसे देख रहा था और सोच रहा था कि तुम पता नहीं क्यों मुझसे झूठ बोलती हो, कोई रीजन तो जरूर होगी। मैं जान तो चुका हूँ कि तुम किसकी बेटी हो, लेकिन फिर भी इसे सीक्रेट रखते हैं क्योंकि तुम रखना चाहती हो। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जुआन जैसे ही सोकर उठती है तो वो देखती है उसके घर में एक पाइप लीक हो गया है। अब शीशिया भी उसके घर के बाहर पहुंच गया था, क्योंकि बीमार होने पर उसे एक फ्लावर पॉट जुआन ने गिफ्ट किया था। वो अब खुश हो रहा था, वो उसी को ही फिक्स कराना चाहता था। पर जैसे ही आता है तो पता चलता है कि उसके घर जियांग भी आया हुआ है। पाइप टूटा है, वो फिक्स कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स जियांग और शीशिया के बीच हालात हमेशा से बिल्कुल ठीक तो नहीं थे। वो जियांग को नीचा देखता है और कहता है किसी प्रोफेशनल को बुला लेती। इतने में वो लोग किचन में जाकर चेक कर रहे थे। जियांग कहता है कि एकदम फिक्स हो चुका है, और वो लोग जैसे ही चेक करने लगते हैं तुरंत ही फिर से लीकेज स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक रोमांटिक सा सीन बन गया था। शीशिया जुआन को भीगने से बचाता है और बस वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। पहले तो जियांग यही नजारा देख रहा था, लेकिन फिर सोचता है कि रोमांटिक सीन देखने से बेहतर है मैं पानी बंद ही कर दूं। अब की बार शीशिया एक्शन में आता है, और अब जब उसने पाइप फिक्स करने की कोशिश की थी तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। और अब वो इतरा रहा था कि वो जियांग से भी अच्छा काम कर लेता है। जुआन उन दोनों का थैंक्स करती है और कहती है मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लंच आज के लिए। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे घर में तो पानी ही पानी है, यहाँ कहाँ लंच करेंगे। तो जियांग उन्हें अपने घर पर ले जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो शीशिया ने अपने कपड़े चेंज किए थे। जियांग ने उसे अपना एक नया ड्रेस दे दिया था। शीशिया और जियांग से पूछता है कि मुझे कुछ गड़बड़ फील हो रही है, क्या तुम जुआन के लिए कोई फीलिंग्स रखते हो। अभी वो यही बात कर ही रहे थे कि ऊपर से जुआन आ जाती है और कहती है तुम दोनों लड़ने तो नहीं लगे। लेकिन वो कहते नहीं बिल्कुल नहीं। कहती अच्छी बात है। दरवाजा बंद करके कुछ पकाने चली जाती है कि अच्छे से दोस्ती लगाना आपस में। अब जुआन ने जो कुछ भी फ्रिज में था उससे कुछ अच्छा सा खाना प्रिपेयर कर लिया था। वो तीनों इकट्ठे बैठकर खा रहे थे कि इतने में जियांग की मम्मी आज टाइम से पहले ही वापस आ जाती हैं। और फिर जैसे ही उनकी नजर शीशिया पर पड़ती है तो कहती हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लू फैमिली का कोई मेंबर मेरे घर में कदम नहीं रख सकता, इसे निकालो यहाँ से। और बस इसके साथ ही शीशियाओ और जुआन दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। शीशियाओ कहता है जुआन क्या तुम कुछ पूछना नहीं चाहोगी।
वो कहती है नहीं, मुझे पता है, जो वैन मुझे लेने आई थी वही एक दिन जियांग को भी लेने आई थी और उसने बताया था कि वो अपने डैड के साथ खाना खाने गया है, तो ऑफ कोर्स मैं समझ गई थी कि तुम दोनों स्टेप ब्रदर्स हो। और फिर शीशियाओ कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और इसकी मम्मी मेरे से और मेरी मम्मी से बहुत नफरत करती हैं, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आने से 6 महीने पहले ही आ चुका था, इसीलिए वो समझती हैं कि उनका पहला अधिकार है, लेकिन लेजिटिमेट तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। अब वो लोग ज़ुओन के घर पर आ गए थे। वो वहाँ से कुछ सामान उठाकर दादी के पास हॉस्पिटल जाना चाहती थी कि यहीं पर ही शीशियाओ की नज़र कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि आजकल ज़ुओन को पैसों की ज़रूरत है और उसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये बात वो ज़ुओन के सामने शो नहीं करता, वैसे उससे रैंडमली पूछता है कि क्या तुम्हारा खर्चा वगैरह ठीक चल रहा है। दादी जो बीमार है वो कहती है हाँ सब कुछ फिट है। अब शीशियाओ तो उसे हॉस्पिटल छोड़कर जाने वाला था, लेकिन दादी उसे देख लेती है और अंदर बुला लेती है। वो सोचती हैं कि ये लड़का कितना हैंडसम है, और फिर उसके बाद वो जैसे ही बैठे बातें कर रहे थे, इतने में ज़ुओन को डॉक्टर्स बुला लेते हैं और दादी को शीशियाओ से अकेले में बात का मौका मिल जाता है। वो उससे कहने लगती हैं कि मेरी बेटी बहुत लोनली है, सिर्फ 18 साल की है। इस उम्र में तो लोगों में बचपना होता है, वो अपनी जवानी को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये परेशानियों में पड़ी रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके अच्छे फ्रेंड हो तो इसका ख्याल रखना और मेक श्योर कि अपने इन मेमोरेबल डेज को अच्छे से एंजॉय करे। मैं बस अपनी पोती को खुश देखना चाहती हूँ। अब इतने में डॉक्टर्स आ जाते हैं। वो दादी को बता रहे थे कि आपके लिए किडनी डोनर मिल चुका है और आपको जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। पर दादी को खर्चे की फिक्र हो रही थी कि इतना खर्चा, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो अब बस यही वो मौका था कि शीशियाओ को कुछ बातों की समझ आ गई थी। वो बाद में डॉक्टर को रोकता है और उनसे पूछने लगता है कि ये तो इतने गरीब हैं, ये पैसा कैसे अफोर्ड करेंगे। तो डॉक्टर बता देता है कि वो जो लड़की आती है वो कह रही थी कि मैं अपनी माँ से इस बारे में बात कर रही हूँ, वो जरूर पैसे दे देंगी। और बस सारी हकीकत पता चलाने के बाद शीशियाओ बाइक पर बैठ के वहां से जा रहा था और सोच रहा था कि गुयान तुम कितना गिरोगी, ये सारा कुछ तुम करा रही थी, तुम इस बेचारी की मजबूरी से फायदा उठा रही थी और वो अपनी दादी को ठीक करते हुए मुझे हर्ट कर रही थी। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।